ईरान स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी में 21st सेंचुरी की स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी यूज़ करके जंग लड़ रहा था। क्या-क्या यहाँ टारगेट नहीं किया गया, जिसमें सबसे जो बदनाम वाक़या है, सबसे शर्मनाक, वो पहले ही दिन जब उन्होंने वो छोटी-छोटी बच्चों के प्राइमरी स्कूल पर 2 बार हमला किया। एक बार हमला किया, फिर जब पेरेंट्स और एम्बुलेंस सब आई, फिर हमला किया। 2 बार हमला किया उन्होंने। अमेरिका से बातचीत का पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जो इनकम ईरान की है, इस जंग में बहुत कमाया है ईरान ने। कैसे? क्योंकि तेल बेच रहा है। ईरान का तेल इस वक़्त ब्रेंट क्रूड से भी ज़्यादा महँगे रेट पर बिक रहा है इस वक़्त। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ईरान की इजराइल और अमेरिका से जंग आज रुक गई है। पहले उम्मीद कुछ और थी। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान को पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा और ऐसी एक उस पर चोट की जाएगी कि वो फिर उबर नहीं पाएगा और कम से कम 100 साल उससे उबरने में लगेंगे। और फिर ये सारा कुछ जो डेडलाइन थी वो आज सुबह जो भारतीय समय अनुसार 5:30 बजे समाप्त हो रही थी और उस सबके पहले ये सूचना आ गई कि अमेरिका, ईरान और इजराइल इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हो गए और ये इसकी पुष्टि भी कर दी गई। तीनों की ओर से पुष्टि हो चुकी है और ईरान में तो जश्न का माहौल बना है और वो जो 10 उनकी ओर से एक मांगों को आगे बढ़ाया गया था, उसे लेकर अमेरिका का जो रुख है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अमेरिका को सरेंडर होना पड़ा है, क्योंकि वो बहुत जमकर इस प्रयास में था। चाह भी रहा था कि इस जो जहां आके वो खड़ा हो गया, फंस गया, उससे निकलने का रास्ता मिला। तो रास्ता मिला है, लेकिन इस जो पूरे का पूरा सीन रहा है, 40 दिन का जो युद्ध, जबरदस्त युद्ध, अब उसका 2 हफ्ते का विराम और 2 हफ्ते के विराम के बीच से जो चीजें निकल रही है, उसमें साफ तौर पर उभर कर निकल कर आ रहा है कि ईरान ने जो गोल है, पहला गोल तो दाग दिया है, कर लिया है। उसने जो चाहता था कि अमेरिका को जो टेबल पर आए, तो टेबल पर भी ले आए और टेबल पर आने के साथ झुकाने जैसे एक दिख रहा है। और इजराइल भी घबराया हुआ है। हालांकि उसने लबनान पर हमले जारी रखे, उसने कहा इस चीज को नहीं मानूंगा, लेकिन मालूम है कि वो किसके दम पर वो करता है। जब अमेरिका आया है तो निश्चित रूप से इजराइल को भी पूरी तरीके से सरेंडर होना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर इस जंग का रुकना और इसमें किसको क्या फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, वो तो बाद में निकलेगा। लेकिन क्या हालात हैं ईरान में, वहां कैसे बीती जो रात थी, कत्ल की रात जिसे माना जा रहा था, इस सब को जानने के लिए चलेंगे एक बेहद बेहद खास मेहमान। उनको मैं सबसे पहले जोड़ना चाहूंगा, जोड़ता हूं उनको। जुड़ गए हमसे सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं। एक रिसर्च स्कॉलर हैं और एशिया, जो वेस्ट एशिया मामलों के एक्सपर्ट हैं। नाम है आपका सैयद आकिफ जैदी साहब है। बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला जैदी साहब। और मैं आप बहुत देर किए बिना शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि जैदी साहब, कैसी कटी रात और जो आज अल सुबह हुई, उसमें ये निकल कर आया कि अंततः सीज फायर की सूचना आ गई। अभी तो कुछ 2 सप्ताह का सीज फायर है, लेकिन ओवरऑल क्या रहा रात, और फिर ये इस सूचना के बाद से क्या माहौल है वहां? क्योंकि आप ईरान से, जो हमें बताया गया है आपके द्वारा, कि वहां से कुछ 120 किलोमीटर है, आप तेहरान से 120 किलोमीटर, कुंभ जो है उस जगह पर है। तो किस तरह का माहौल है इस पूरे, इसके बाद क्या सरकार की ओर से निकल कर आया? दोनों तीनों चीजों पर आपकी टिप्पणी पहली, जैदी साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। और रात के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो भई यहाँ की रात तो बहुत ही ज़्यादा यादगार रात रही। मैं बाहर था तकरीबन रात के 1 बजे तक, तो मैं बाहर था, फिर ख़ैर मैं घर आ गया और सो गया। तो उस वक़्त मैंने देखा, वो वही देखा जिसका मुझे अनुमान था कि होगा, कि क्योंकि कल रात को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ज़्यादा बड़ी धमकी और ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें करने की कोशिश की है। तो मुझे अंदाज़ा था कि ईरानी जनता पहले से कहीं ज़्यादा संख्या में निकलेगी सड़कों पर, ये दिखाने के लिए कि हम डरते नहीं हैं, आ जाओ, हम मुकाबला करेंगे तुम्हारा। वैसे भी जंग के पहले दिन से, बल्कि दूसरे दिन से जो है वो, आप तो जानते ही हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि हर रात यहाँ प्रदर्शन होते हैं, हर शहर में, हर गाँव में होते हैं। मैं जिस शहर में रहता हूँ, तकरीबन 10 लाख की आबादी का शहर है। मेरा अनुमान ये है कि हर रात जो है, शायद 2 लाख आबादी जो है वो बाहर निकलती होगी। और जो बड़े-बड़े शहर हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा बड़े-बड़े प्रदर्शन होते हैं।
तो ये तो चल ही रहा था, लेकिन कल एक अजीब कैफियत थी। कल जो है मेरा अंदाजा है कि 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। हर तरफ ट्रैफिक जैम, हर तरफ। मैं रात को 1 बजे की बात कर रहा हूँ, रात को 1 बजे ट्रैफिक हर तरफ जैम था। और क्योंकि लोग इस प्रदर्शन में यानी इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि लोगों को समझ में आ गया कि अब हम गाड़ी में बैठे बैठे भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो वो ट्रैफिक भी एक प्रदर्शन, गाड़ी में बैठे हुए उसी में अपना चल रहा है, नारे लग रहे हैं, उसमें जो है वो तराने चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है और झंडे लहराते हुए ट्रैफिक है इस तरह से। और जो जहाँ उनको पहुंचना है वहां उतरते पैदल फिर वो प्रदर्शन, वो अलग। तो कल रात बहुत जबरदस्त था, मुझे अंदाजा हो गया, पहले भी अंदाजा था कि होगा, वही हुआ। फिर मैं आके सो गया और मुझे इसका भी अंदाजा था कि जब मैं उठूंगा सुबह तो कुछ नई बात होगी और कोई बहुत बेहतरी होगी, क्योंकि इस किस्म के ईमान और इरादे और स्ट्रेटेजिक समझ और शऊर का जो प्रदर्शन कर रही थी जनता, मुझे यकीन था कि सुबह तक इसका नतीजा भी मिलेगा। और वही हुआ कि सुबह जब मैं उठा तो मैंने जब देखा तो पता चला कि ट्रम्प साहब पूरी तरह से पलटी खा चुके हैं। और कहाँ वो बात कर रहे थे कि 15 पॉइंट का अमेरिका का एक प्रपोजल आपके नजरों से भी गुजरा होगा कि जिसके अंदर ये मुतालिबा था कि ईरान पूरी तरह से अपना यूरेनियम इनरिचमेंट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सब जो है वो एक डब्बे में बंद करके अमेरिका को दे दे, मिसाइल्स अपनी सब दे दे, उसके जो एलाइज और साथी हैं जैसे हिजबुल्लाह है वगैरह, इन सब का साथ छोड़ दे वगैरह वगैरह। आपने देखा होगा वो बातें कहाँ। और ट्रम्प साहब ने जो अब मान लिया कि आए इस पर हम बात करेंगे, वो 10 पॉइंट का प्रपोजल है जो ईरान ने लिख कर दिया। तो वो 10 पॉइंट के प्रपोजल को उन्हीं ने इस हद तक तो कम से कम मान लिया कि यही होगा बातचीत का बेस। जो भी बातचीत होगी वो ईरान की ही डिमांड्स के बारे में होगी। तो मुझे अंदाजा था कि कोई बहुत बड़ी खबर सुबह आएगी और वो आ गई। और दुनिया जो है वो सत्ते की हालत में हैरान है। वो हैरान होने की वजह ये है क्योंकि ईरान के बारे में पता नहीं था दुनिया को। मैं क्योंकि रह रहा हूँ एक अरसे से यहाँ, मेरे अध्ययन और स्टडी का टॉपिक भी इस्लामिक मूवमेंट्स वगैरह रहते, तो मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि कितना पावरफुल है इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस ईरान। और मुझे जंग जिस तरह चल रही है उसका भी अनुमान था, दुनिया को भी अनुमान थोड़ा बहुत हो ही गया था। तो मुझे कोई ताज्जुब और अचंभा नहीं है और यही नतीजा होने वाला था। अलबत्ता वह ये फाइनल परिणाम अभी नहीं है। यहाँ पर जनता ये समझ रही है, यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ की जो हुकूमत के ओहदेदार हैं, सब ये बयान भी दे रहे हैं कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक लंबा सा बयान है फारसी में, वो मैंने पूरा गौर से पढ़ा है। उसमें क्लियरली लिखा है जंग खत्म नहीं हुई है। जंग का फोकस अब शिफ्ट हो गया है उस मैदान से जिसमें मिसाइल और ड्रोन चलते हैं, उससे शिफ्ट होकर डिप्लोमेसी के मैदान में अब जंग हो रही है। और हम इसमें इसी नियत से दाखिल हो रहे हैं कि ये जंग का ही हिस्सा है। पब्लिक से कहा गया है कि जिस तरह आप 40 रातों से सड़कों पर आप हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप जारी रखिए इसको। अगर इस्लामाबाद तक जाने की नौबत आई तो हमारे डिप्लोमेट्स को ये पता होना चाहिए कि मिलियंस की तादाद में सड़कों पर लोग हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं वहां ईरान में। अलबत्ता ये भी मुमकिन है कि बात वहां तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद जाने की जो बात है वो फ्राइडे को है, आज वेडनेसडे है। हो सकता है इस बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए, खासतौर पर इसराइल की तरफ से सैबोटाज, क्योंकि इसराइल की पैनिक की हालत बहुत बुरी है आज सुबह से। और हो सकता है कि उसकी तरफ से सैबोटाज करने की कोशिश की जाए कि जिसके नतीजे में मुमकिन है कि इसमें लेबनान पे हमले जारी हैं, उन्होंने उसको नहीं माना। उस पोर्शन को 10 जो पॉइंट्स हैं उसमें एक ये भी था कि सबको सारा कुछ बंद हो, वो नहीं माना जी है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उनकी पैनिक की निशानी है कि वो अब वो, जबकि वो है बुनियादी तौर पर इसराइल जो है वो अमेरिका के प्रॉक्सी है, अमेरिका पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। कोई राज की बात नहीं है, पूरा उनका मिलिट्री बजट, सप्लाईज वगैरह सब अमेरिका से आती है। लेकिन वो पैनिक की हालत है। अमेरिका के लिए तो देखिए ऑप्शन है कि वो हार गया, पिट गया, तो चलो यहाँ से चुपके से निकल जाओ, जो बची खुची थोड़ी इज्जत है लेकिन निकल जाओ। अमेरिका हजारों किलोमीटर यहाँ से दूर है। लेकिन इसराइल को पता है कि जब अमेरिका ऐसा करेगा, और अमेरिका ऐसा करेगा, कर सकता है क्योंकि उसका ब्लूप्रिंट भी मौजूद है। 6 मई 2025, 6 मई 2025 अभी भी अगर जाके सर्च करें तो सामने दुनिया भर की हेडलाइंस ये थी कि अमेरिका और अंसारुल्लाह यानी यमन, यमन की जो क्रांतिकारी हुकूमत है, या अमेरिका और अंसारुल्लाह के दरमियान एक अग्रीमेंट हो गया है। और वो अग्रीमेंट क्या है? अमेरिका ने कहा है हम अपनी नेवी लेकर यमन के तट से और किनारे से हम भाग रहे, हम दूर जा रहे, हम हार गए। आप बदले में सिर्फ इतना वादा कर लीजिए कि आप अमेरिकी जो
कमर्शियल शिप्स हैं उनको टारगेट करना छोड़ देंगे। इसराइल का उसमें कोई जिक्र ही नहीं था, यानी जब मार पड़ी, सिर्फ यमन से ही मार खाई थी उस वक्त तक उन्हीं ने। जब मार पड़ी तो यही अब्राहम लिंकन वगैरह, यही सब बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर थे, सब भागे और ये अग्रीमेंट करके भागे कि इसराइल को आप खुद ही देख लीजिए, हमें बस जाने दीजिए। तो ये ब्लूप्रिंट मौजूद था। वो जो छोटे पैमाने पर मई 2025 में सिर्फ अमेरिका और यमन के दरमियान हुआ, अब इस वक्त अमेरिका और पूरे रेजिस्टेंस एक्सिस के दरमियान होने जा रहा है कि वो पूरी तरह छोड़ के जा रहे हैं और इसराइल को महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पर अब यतीम होने जा रहे हैं। तो पैनिक की कैफियत बढ़ रही है और मुमकिन है कि उसकी वजह से या दूसरे लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये एक्चुअली डिटेल में नेगोशिएशन न हो पाए फिलहाल, और शायद अभी नहीं, शायद और फिर पिटने के बाद, मार खाने के बाद, शायद 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद हो सके। लेकिन अभी फिलहाल ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट वाज़ेह तौर पर कह रही है जंग जारी है, इसीलिए पब्लिक को भी सड़कों पर रहना बाकी है, क्योंकि पब्लिक का जो सपोर्ट है, पब्लिक का जो डेमोन्स्ट्रेशन और प्रदर्शन है, ये सबसे अहम मैदान है इस जंग का। और कल रात भी ये पब्लिक है जिसने अपने इस इरादे का और जज्बे का मुजाहरा जो किया, उसी ने तो ये अमेरिका को और ट्रंप साहब को कैपिटुलेट करवाया, अचानक घुटने टेक दिए उन्हीं ने इसी बिल्कुल बिल्कुल प्रदर्शन के सामने। मैं ऐसा पा रहा हूं या मान रहा हूं कि बारूद इस पूरे इसमें हार गया है और जो जज्बा है वो जीता है, क्लियरिटी के साथ में निकल कर आया है। क्या सूचनाएं क्या सरकार की ओर से दी गई? एक चीज, जो 40 दिनों में कितना लॉस हुआ है, क्योंकि बहुत बार बार आ रहा है कि ईरान ध्वस्त हो गया, वो तो कहते हैं पाषाण युग में पहुंचा देंगे। आप लंबे वक्त से वहां हैं, मूलतः भारतीय हैं, लेकिन आपका बहुत लंबा वक्त वहीं बना हुआ है भीतर, ये पूरे 40 दिन भी आपके वहां बीते हुए हैं। तो क्या इसको लेकर क्या चीजें वहां निकल कर आई हैं जो आपके पॉइंट्स थे? तो क्या सरकार की ओर से ऑफिशियली क्या जनता को बताया गया और क्या आपको प्रिपरेशन, आपने कुछ चीजें बताई आगे और कैसे रहना है, और कितना भरोसा आप अभी वहां जनता कर पा रही है कि ये लोग, पहले भी इन्होंने बात टेबल पर आते हैं, कह लीजिए कि गोला बारूद से टेबल, और टेबल के बाद फिर वो कहीं धोखेबाजी हो जाती है, तो इसको लेकर क्या वहां माहौल है? तीनों चीजें। जी के पहले मैं दूसरे हिस्से को बयान करता हूं कि चाहे वो जनता हो, चाहे वो यहाँ की फौज हो, चाहे वो यहाँ के हुक्मरान हो, ये जब से वो जून के महीने में 12 रोजा जंग में जो धोखा हुआ, उसके बाद से सबको ये समझ में आ गया है कि अमेरिका से बातचीत का पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए अभी भी जो ये आप जानते हैं, जब जून में हमला हुआ, जून 2025 में, तो ईरानी सोसाइटी हो या ईरान के बहुत सारे हुक्मरान, उन्हें अचंभा हुआ था। उन्होंने कहा, अरे ऐसा भी हो सकता है, कोई इतना चरित्रहीन हो कि बातचीत के दरमियान एकदम से हमला कर दे। ताज्जुब हुआ था, क्योंकि खुद खुद उनका जो यानी हम लोग भी इंसान, ऐसा ना, नॉर्मल इंसान कोई शरीफ आदमी होता है, वो सोचता है सामने वाला भी थोड़ा बहुत तो शरीफ आदमी होगा ही, उसको यकीन नहीं होता है कि सामने वाला जो है वो इतना गिरा हुआ है। तो ये झटका मिला था, लेकिन उसके बाद से ये एकदम ट्यूनिंग हो गई थी, और इसीलिए जो अभी जो फरवरी के महीने में जो अभी नेगोशिएशन हुए, कि फिर दोबारा नेगोशिएशन के बीच में हमला हुआ 28 फरवरी को, उसमें कोई अचंभा नहीं था। उसमें उस नेगोशिएशन के दौरान खुद जो मेन नेगोशिएटर थे, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, वो ईरानी मीडिया में कितनी बार आके बोलते थे, कहते थे देखो हम अपना नेगोशिएशन का काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जितने मिनिस्ट्रीज हैं, फौज है, सबसे वो कहते थे तुम लोग अज्यूम करो कि नेगोशिएशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तुम अज्यूम करो कि नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी तुम तैयार हो। ये हमेशा पूरे फरवरी के महीने में उनका बयान था। तो इसलिए अब जो है यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट ये समझ गया है कि हाँ, नेगोशिएशन ये अगर किया भी जाता है इनसे तो भरोसा नहीं। तो इसी एटीट्यूड के साथ हो रहा है, इसीलिए तो बयान आ रहा है कि जंग खत्म नहीं हुई है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अगर हम पहुंचे भी इस्लामाबाद, अगर हम गए भी इसमें शिरकत करने, तो आप लोग रोड पर रहिएगा, जंग अभी जारी है। और अभी भी सुबह के बाद से यहाँ की मीडिया में खबरें आ रही हैं कि अभी भी हमले हो रहे हैं। ईरान पर भी कुछ जगह हमले हुए हैं और ईरान ने जवाबी तौर पर भी हमले की, इस टाइप की आ रही है। मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला डिटेल में देखने के लिए, लेकिन कुछ चल रहा है अभी। ये तो पहली बात हुई। ये जो आपका दूसरा हिस्सा था आपका कि ये धोखा तो नहीं है, जो आपने बर्बादी के बारे में कहा, पूछा सवाल, उसके बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। देखिए, यहाँ पे जाहिर सी बात है, जंग है, जंग में डैमेज होता है, जंग में जान जाती है, जंग में चीजें टूटती हैं, ये सब होता है। और वो भी जब सामने जो जो फोर्स है, जो है अमेरिका है, इसराइल है,
ये दुनिया के सबसे अव्वल दर्जे के ये क्रिमिनल्स हैं, ये अव्वल दर्जे के जेनोसाइडर्स हैं, कि अभी तक जो फिलिस्तीनियों का, गज़ा का जो खून है, वहाँ के बच्चों का खून, वो अभी तक इनकी आस्तीन पर सूखा तक नहीं है। ये ऐसे लोग हैं। तो इन्हीं ने तो जानबूझकर जो है सिविलियंस को और सिविलियंस के स्कूलों को, अस्पतालों को, एम्बुलेंसेस को और क्या-क्या यहाँ टारगेट नहीं किया गया, जिसमें सबसे जो बदनाम वाक़या है, सबसे शर्मनाक, वो पहले ही दिन जब उन्होंने वो छोटी-छोटी बच्चियों के प्राइमरी स्कूल पर 2 बार हमला किया। एक बार हमला किया, फिर जब पेरेंट्स और एम्बुलेंस सब आई, फिर हमला किया। 2 बार हमला किया उन्होंने उस स्कूल पे। तो उसकी वजह से और भी डैमेज हुआ है। लेकिन ये तो एक पहलू है, ये तो पता है सबको। दूसरा पहलू, ईरान बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर गवर्नमेंट थोड़े-थोड़े दिन से डेटा देती है, स्टैटिस्टिक्स देती है, कहती है इतने स्कूल पर डैमेज हुए, इतने घर डैमेज हुए, तो 3-4, 5-6 दिन से वो अपडेट होता रहता है। पब्लिक में ऑफिशियली ये सब स्टेटमेंट आता रहता है। मैंने लास्ट जो चंद दिन पहले देखा था, तो ऑलरेडी 1,15,000 सिविलियन एसेट्स, यानी चाहे वो घर, ज्यादातर तो घर ही थे उसमें, फिर कुछ दुकानें और हॉस्पिटल और क्लिनिक वगैरह, स्कूल्स वगैरह, इन सबको मिलाकर 1,15,000 का फिगर था। शायद अब हम बात करें, शायद वो बढ़ के 1,30,000 भी हो चुका, वो मुमकिन है। वो ओपनली सब डिक्लेयर होता है यहाँ पे डिटेल में, और डेली अपडेट भेजी जाती है इंटरनेशनल रेड क्रॉस को, यूनाइटेड नेशंस को, यूनिसेफ को, क्योंकि बहुत ही सीरियस है ईरान इस बार कि हर चीज का वो जवाब लेगा, यानी हर चीज का मुआवजा और कॉम्पनसेशन लेगा, और हर वॉर क्राइम के लिए मुजरिम को ढूंढ निकालेगा, सजा देगा। तो वो उसके लिए जो पेपर वर्क है वो डेली बेसिस पर चल रहा है ईरान में, बहुत बड़े पैमाने, तो और पब्लिक में भी अनाउंस हो रहा है। तो ये सब हुआ तो, लेकिन देश बहुत बड़ा है ये। यहाँ पर जैसे मैं जिस शहर में रह रहा हूँ, और अक्सर शहर ऐसे ही है, क्योंकि मैं दूसरे लोगों से भी बात करता रहता हूँ। यहाँ पर जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, 40 दिन हो गए जंग के, 10 बार भी इस शहर के अंदर डायरेक्ट कोई हिट नहीं हुआ है। 10 बार भी नहीं हुआ है, 7 बार या 8 बार हुआ है कि किसी लोकेशन, बिल्डिंग, किसी चीज पर हमला किया गया। तो जाहिर सी बात है, 10 लाख की आबादी का ये शहर है, उसमें जो है 7-8 बार हमला हुआ है, तो लाइफ जो है वो तकरीबन नॉर्मल चल रही है। और इसी तरह कई ऐसे शहर हैं जहाँ तो एक बार भी हमला नहीं हुआ है। कुछ ऐसे हैं कि पूरी जंग में भी 1 या 2 धमाके हुए। बहुत बड़ा देश है ये। कॉन्सेंट्रेट किया गया हम लोग। पुल को उड़ा दिया, वो पुल को उड़ा दिया जाना, जो सबसे बड़ा पुल कहला रहा है, वो उसको उड़ाना, हाँ, हाँ। तेहरान में बहुत बर्बादी। लेकिन जिंदगी कैसी चलती रही? थोड़ा सा एक छोटा सा एक नोट इस पे आप। जी, मैं आपको बता दूं, जाहिर सी बात है, जंग चल रही थी, तो सबके माइंड पर जंग का एक टॉपिक था, सब लोग न्यूज देख रहे हैं तो वगैरह सब कुछ। और स्कूल्स ऑनलाइन हो गए थे, और अभी भी ऑनलाइन है स्कूल्स, तो उससे लाइफ में तो डिफरेंस आया है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके अलावा लाइफ चल रही थी। पूरी जंग में कोई ऐसी जगह नहीं, कोई गांव भी नहीं कि जहां पर आप बोले बिजली कट गई और अब बिजली नहीं। अगर बिजली कटी हमले की वजह से, चंद घंटे में उसको कनेक्ट कर दिया। पानी की सप्लाई इसी तरह। यहाँ पर हर गांव में गैस की पाइपलाइन होती है, सिलेंडर विलेंडर नहीं होता है यहाँ पे। हर जगह गैस की पाइपलाइन है, हर जगह पानी की पाइपलाइन है, गांव तक में। वो अगर डैमेज होती थी हमले में, और होती थी, 2 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में सब रिकनेक्ट हो गया। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे। कल तक तो पूरा रेलवे का नेटवर्क चल रहा था। कल टारगेट किया इसराइल ने रेलवे नेटवर्क को, तो थोड़ा डैमेज हो, सब सारी ट्रेन चल रही, सारी बस सर्विस चल रही। हाँ, फ्लाइट्स बंद थी सब, डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, बंद थी। बाजार नॉर्मल, बाजार में भीड़ थी। अभी यहाँ पर नौरोज गुजरे, ईद ईद अभी गुजरी, ईद की शॉपिंग सब कुछ सब नॉर्मल चल रही थी। किसी चीज की शॉर्टेज नहीं बाजार में, न पहले थी न अब है। बल्कि अजीब बात यह है कि कुछ चीजें तो और सस्ती हो गई जंग में, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया सप्लाईज को, और लोगों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दुनिया किया। में महंगाई बढ़ रही थी और वह सस्ता हो रहा था, ऐसा वहां ये सस्ता बड़ा। हो रहा है। उसकी उसकी एक दो वजह है। एक तो ये कि ये अहम पॉइंट है, इस जंग में सब लोग कह रहे हैं ईरान इसके बाद, इस जंग के बाद सुपर पावर बनेगा वगैरह, वो सब बात सही भी है, लेकिन वो बनेगा, बन रहा है। मैं बस वो बता दूं जो हासिल हो चुका है, जो फायदे हासिल हो चुके हैं। प्लीज। सिर्फ जो जो इनकम ईरान की है इस जंग में, बहुत कमाया है ईरान ने। कैसे? क्योंकि तेल बेच रहा है। पहले वो उसको बेचने पर पाबंदी थी, अब बाकी सब पर पाबंदी है, ईरान आजादी से बेच रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी सैंक्शंस हटा दिए। इतना मजबूर हुआ अमेरिका कि अमेरिका ने वो सैंक्शंस जो इतने अग्रीमेंट, न्यूक्लियर अग्रीमेंट, नेगोशिएशन, क्या क्या कभी नहीं हटाए, जंग के चंद दिन में हटा दिए, खुद ही हटा दिए।
क्योंकि उसने देखा कि भाई अगर नहीं हटाएंगे तो तेल के दाम और बढ़ जाएंगे, तो उसने हटा दिया। पहले ईरान जो मार्केट रेट हुआ करता था उससे कम दाम पे ईरान तेल बेचता था। तो सब बाहर कहते थे नहीं भाई, आपका तो बड़ा सैंक्शन का प्रॉब्लम है, हम आपसे तेल लेंगे तो अमेरिका नाराज होगा, तो हम तभी लेंगे आप जब भारी डिस्काउंट देंगे। तो बहुत भारी डिस्काउंट पर ईरान तेल बेचता था। अब जो मार्केट रेट है उससे ज्यादा कीमत पे, एक तो मार्केट रेट बहुत बढ़ गया है तेल का, दूसरा उससे ज्यादा दाम पे ईरानी तेल बिक रहा है। क्यों? क्योंकि बायर को यकीन है कि अगर ईरान से मैं तेल लूंगा तो वो डिलीवर होगा। बाकी सबका अभी कोई भरोसा नहीं कि वो अपनी शिप निकाल पाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से या नहीं। तो इसीलिए ईरान का तेल इस वक्त ब्रेंट क्रूड से भी ज्यादा महंगे रेट पर बिक रहा है इस वक्त। और जो पुराने भी जो लोग अपने पेमेंट रोके हुए थे, ईरान से तेल खरीदा था, नहीं दे रहे थे, वो भाग भाग के दे रहे हैं, कह रहे हैं आगे के लिए हम आपको एडवांस में पेमेंट देते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत रिजर्व्स बढ़े ईरान के इस पूरे पीरियड में। और यहाँ तक कि बाज एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ईरान फीस ले रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप से गुजरने की और लेता रहेगा, अगर हम उनको उसको काउंट ना भी करें, सिर्फ जो तेल में जो कई बिलियन डॉलर्स इस एक महीने में कई बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा इनकम हुई है, उसको ही अगर हम मद्देनजर रखें तो शायद जितना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डैमेज हुआ है उसको हम भरपाई उसी पैसे से कर लेंगे। और लेकिन सिर्फ पैसे की बात नहीं। 100 साल पीछे पहुंचाने की बात है, लेकिन कई साल पीछे तो हो गया है शायद। क्या अभी क्या आप पा रहे हैं वहां, कितना कितना मैं वक्त आपको बता लगेगा? दूं, मैं प्लीज। आपको वक्त, बहुत अच्छा सवाल, वक्त। कल ये बयान आया, ऑफिशियल बयान, तेहरान जिसमें सबसे ज्यादा अटैक हुए, तेहरान सबसे ज्यादा टारगेट हुआ है। जी हाँ, जी यहाँ हाँ। का सबसे बड़ा शहर भी है, तकरीबन 1.25 करोड़ की आबादी। तेहरान के मेयर का कल बयान है, कह रहे हैं कि अब तक जंग में तेहरान में 33,000 घर डैमेज हुए, चाहे वो छोटा मोटा डैमेज हुआ या बहुत कई सारे तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए, क्योंकि वो सिविलियन सेंटर्स पर अटैक करता है ये जो अमेरिका है। 33,000, उसमें उन्होंने कहा 13,000 को हमने रिपेयर करके रिकंस्ट्रक्ट करके उनके ओनर्स को वापस दे दिया, वो फैमिलीज वापस आके रह रही हैं, यानी क्या बात है, ऑलरेडी। 13,000 जी हाँ, 33 में 13? ओह, जी हाँ, कल का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है तेहरान के मेयर का कि ओह। 33,000 में से 13,000 वापस रिपेयर होके मरम्मत होके मिल गए फैमिलीज को, उसमें आपस उसमें रह रही है। और इस बीच में जो भी घर डैमेज होता था तो तेहरान म्यूनिसिपैलिटी अपने खर्चे पर होटल में ठहराती थी और 3 टाइम का खाना देती थी जितने भी दिन लगेंगे। और अभी भी लोग होटलों में हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी सारे घर तो नहीं रिपेयर हुए, सारे घर तो रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुए। तो पूरा खर्चा वो वहां की म्यूनिसिपैलिटी उठा रही है, इनको ठहराने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का, और उसके बाद घर वापस उनको। अभी जंग चल रही है और 33,000 में से 13,000 ऑलरेडी बन के वापस मिल गए। तो आप इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि कितना पीछे ईरान गया है, इससे खुद आप अंदाजा लगा दीजिए। तो ये तो सिर्फ आर्थिक बात है। उसके अलावा अब देखिए जो अभी ब्रिज तोड़ा है वगैरह सब, देखिए एक तो यकीन है डैमेज हुआ, इससे कोई इनकार नहीं, जंग है, जंग में तो होता है डैमेज होता है। लेकिन ईरान में सैंक्शंस की वजह से यहाँ पर जो लोकल इंडिजिनस मकामी जो टैलेंट टेक्नोलॉजी सब कुछ है, क्योंकि उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अब सऊदी में कोई पुल टूटता है तो कौन इसमें बनाता इसमें है? ये सवाल मेरा था कि माना ये जाता है कि आप जो है एक कट्टरपंथी मुल्क है और बड़ा पिछड़ा हुआ मुल्क है, क्योंकि जो आपके पास में टेक्नोलॉजी वाइज और तमाम में तो शायद आप बहुत ठीक ठाक मामला है। क्या है इसको लेकर, क्या एक छोटा सा उस पर आप करिएगा, आप जो कर रहे थे इसी मैंने और जोड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये वो अब वक्त आया है कि ये दुनिया वो इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे को पहचाने, कि जिसका सेंटर जो ईरान है, लेकिन और भी इसके पार्ट्स हैं, लेकिन पूरा जो ये इस्लामी प्रतिरोध, इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस है, उसको प्रोपेगेंडा के बजाय अब हकीकत की निगाह से देखना शुरू होंगे। जाहिर सी बात है वो देश जो खुद हमारे भारत के जो एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड डिफेंस एनालिस्ट हैं प्रवीण सोनी साहब, आपने शायद नाम उनका सुना होगा। प्रवीण सोनी साहब क्यों ही मैं अगर कोट कर दूं, मेरी बात क्यों मैं कहूं, उनका बार बार वो ये कहते हैं कि इस जंग में अमेरिका इसलिए हारा। अच्छा, वो पहले मैं बता दूं कि वो 1 महीने पहले से कह रहे हैं कि अमेरिका हार चुका है। वो आज नहीं कहा है उन्होंने। उन्होंने कहा अमेरिका हार चुका है, बस थोड़ा टाइम लगेगा दुनिया को ये समझने में। और फिर जब वो आते हैं कहते हैं क्यों हारा, क्योंकि उनकी बात मिलिट्री स्ट्रेटेजी के ही दायरे के अंदर होती है। तो कहते हैं उसकी वजह यह है कि ईरान स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी में 21st सेंचुरी की स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी यूज करके जंग लड़ रहा था।
और जो जाहिर सी बात है सैंक्शंस की वजह से उसने खुद बनाई। लेकिन अमेरिका 20th सेंचुरी की स्ट्रेटजी, 20th सेंचुरी की टेक्नोलॉजी यूज करके जंग लड़ रहा था, और ये वजह है कि ईरान जीत गया है, अमेरिका हार गया है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा कि लोग दुनिया समझे, और आज सुबह वो टाइम भी शायद पूरा हो गया, दुनिया अब समझ रही हो। उसकी मिसाल मैं दूं भाई, एयरक्राफ्ट कैरियर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई महत्वता थी, बस उसकी इंपॉर्टेंस थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 80 साल पहले, 81 साल पहले खत्म हुई है वॉर, उसमें एक बड़ी चीज थी सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर। उसके बाद से दूसरी टेक्नोलॉजीज ऐसी डेवलप हुई कि एक वक्त आ गया कि एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो मिसाइल और ड्रोन के लिए बहुत ही जबरदस्त एक टारगेट है, पूरा बैठा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिटिंग डक टारगेट है। और क्या है वो, आप एयरक्राफ्ट कैरियर जहां भी ला रहे हैं, यानी आप अपने दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन्स को आप एक निशाना प्रोवाइड कर रहे हैं कि उस पर आके बरसे। और दुनिया ने देख लिया, इब्राहिम लिंकन हो चाहे जेरल्ड फोर्ड हो, वो नाम बड़े दर्शन कितने छोटे, देख लिया दुनिया ने कैसे वो दुम दबा के भागे। जेरल्ड फोर्ड तो जाके यूरोप में छुप गया है, इब्राहिम लिंकन शायद इंडियन ओशन में कहीं अभी भी मंडला रहा है, काफी डैमेज हो चुका है, काफी बार उसको ड्रोन मिसाइल से अटैक हो। जबकि ईरान ने क्या किया, ईरान ने कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाया, ईरान ने हत्ता एयरफोर्स में उस तरह इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों? एयरफोर्स भी एक पूरा तरीका हो गया। फ्यूचर ड्रोन्स हैं, फ्यूचर मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसमें ईरान अगर वर्ल्ड का लीडर नहीं है तो डेफिनेटली टॉप 3 कंट्रीज में, और उन 3 कंट्रीज में अमेरिका नहीं है, दूसरी 2 कंट्रीज चाइना और रशिया है। रशिया, चाइना, ईरान, या जो भी सीक्वेंस ईरान, रशिया, चाइना, इन 3 में ही सीक्वेंस है 1 2 3 का, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो ये हमेशा से किया है ईरान ने, कि हमेशा से, अलबत्ता मैं कहता हूं 1979 के बाद से किया, क्योंकि उससे पहले ईरान बहुत गरीब मुल्क था, बहुत ही पुअर मुल्क था, बहुत ही एक कॉलोनी टाइप का मुल्क था। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो वेस्ट को फॉलो कर रहा था, ये एक अनडिक्लेयर्ड वेस्टर्न कॉलोनी थी, अमेरिका की इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन यहाँ पर था। लेकिन जब से उन्होंने इस्लामी क्रांति का रास्ता इख्तियार किया, इस्लामिक आइडियोलॉजी पर बेस्ड रेजिस्टेंस का रास्ता इख्तियार किया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस मंजिल पर पहुंचे कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये 21st सेंचुरी की लड़ाई लड़ रहे थे, अमेरिका 20th सेंचुरी, और सारी दुनिया देखती है कि नैतिकता की उस मंजिल पर पहुंचे कि हथियार बनाने की क्षमता रखने के बावजूद अपने धार्मिक उसूलों की वजह से उन्हीं ने परमाणु हथियार नहीं बनाए, जबकि सामने वाला जो दुश्मन है वो परमाणु हथियार रखता है, उसको इस्तेमाल भी कर चुका है 1945 में जापान में, और बार बार धमकी भी देता है। तो चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो नैतिकता की बात हो, ये सब प्रोग्रेस 1979 के बाद हुआ है। कोई ना समझे कि इससे पहले कोई बहुत प्रोग्रेस था। तो चाहे वो ये हो, चाहे वो हो, जो जो पावर और अचीवमेंट, चाहे नैतिकता की दुनिया में, चाहे टेक्नोलॉजी की दुनिया में, या ये भी कि यहाँ पर फ्री एजुकेशन है, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल जो है हर शहर के सबसे एडवांस स्कूल होते हैं, सबसे मुश्किल और ज्यादा कंपटीशन गवर्नमेंट स्कूल में दाखिले के लिए होता है, प्राइवेट स्कूल भी बहुत है। या फिर यहाँ पर फ्री हेल्थ केयर है, हेल्थ इंश्योरेंस है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर मौजूद है, वगैरह वगैरह। यहाँ की जो बातें अब जैसे खुलेंगी आहिस्ते आहिस्ते। देखिए श्रीवास्तव जी, वो बहुत नजदीक है, भारत और हिंदुस्तान न सिर्फ जो है वो ये सभ्यता के तौर पे, ये संस्कृति के एतबार से वो नजदीक हैं, बल्कि ज्योग्राफिकली भी बहुत नजदीक हैं। दिल्ली से दुबई की फ्लाइट का टाइम है 3.5 घंटे, 4 घंटे तकरीबन। दिल्ली से लेकिन तेहरान की फ्लाइट का टाइम जो है वो 3.5 घंटे, यानी जितना टाइम दुबई पहुंचने में लगता है उससे कम टाइम में आदमी तेहरान पहुंच सकता है। लेकिन दुबई सब जाते हैं, दुबई के बारे में सब बातें करेंगे, तेहरान आज तक कोई जाता नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं, इतने नजदीक है। या जो जहां दोनों देश के बॉर्डर नजदीक आते हैं, बॉर्डर मिलते तो नहीं है इंडिया और ईरान के, लेकिन जहां दोनों के नजदीक आते हैं, नजदीक पॉइंट, उसका फासला वो इतना है कि दिल्ली से लेकर वाराणसी का फासला ज्यादा है उसके मुकाबले में, इतने नजदीक हैं ज्योग्राफिकली ये दोनों देश। लेकिन आंखों पर पर्दा पड़ा है, हमको तो हमेशा से बता दिया गया कि भाई एक मुस्लिम कंट्री है, उसमें भी मुल्ला जो है, मौलाना लोग उसको हुकूमत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बैकवर्ड होगा, जाहिल होगा, इर्रेशनल होगा, भूखे लोग होंगे, सैंक्शंस भी हैं वगैरह, तो होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम कंट्री जिसमें मौलाना लोग रूल कर रहे हैं उसको तो ऐसा ही होना चाहिए। ये जो पर्दे हमारे आंखों पर पड़ गए हैं,
इसने ये रुकावट बनी कि हकीकत हमारे सामने थी, लेकिन आंखों पर पर्दा पड़ने की वजह से हम देख नहीं पाए। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो पर्दा हमारी आंखों से उठना शुरू हुआ है। अभी तो बहुत कुछ इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे के बारे में दुनिया सीखेगी, समझेगी और पसंद करेगी, तारीफ करेगी और सोचेगी कि भाई हम भी ऐसे हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। अगर हमारा देश भी ऐसा हो जाए कि हमें ये आदेश ना आए, आप रशिया का तेल खरीदो, आप रशिया का तेल मत खरीदो, ये आदेश हम पर से उठ जाए, कितना अच्छा हो जाएगा ना। तो ये दुनिया इसको वेलकम करेगी जैसे जैसे प्रतिरोध मोर्चे को पहचानेगी। राइट सर, मैं अंतिम में एक बहुत छोटा सा आप टिप्पणी कीजिएगा। ये देखिए, आप सीज फायर हो गया, आपने बहुत सारा सब कुछ ओपन अप कर दिया, सारा बता दिया कि वहां जनता का सोच क्या है, सरकार ने या हुक्मरानों ने क्या कहा है कि अभी जंग हमारी जारी है। आप बिल्कुल आखिरी में छोटा सा एक लाइन होगी कि क्या ओवर कॉन्फिडेंस को दिखता है, ये जो हुआ है निकल कर आए कि आप ले आए हैं अमेरिका को अपनी टेबल पर, ये क्लियर है कि आपकी 10 मांगे, और कहा भी यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि नहीं, वो जो आपकी तरफ से जो प्रस्ताव है उसमें दम है, कहीं उसका जो सार है या उसका जो ध्वनि है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो क्या एक अंतिम जो मैं टिप्पणी चाहूंगा आपकी, वहां जनता का किस तरह का एटीट्यूड है, वो क्या अपना सोचकर चली, हुक्मरानों के अलावा? हुक्मरान तो है जो है वो उन्होंने कहा कि जब कहा था वो जो आपके राष्ट्रपति जी ने कि मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, तो देखा 1.5 करोड़ की पूरी मानव श्रृंखला खड़ी हो गई, बन गई, और कहीं वो जज्बा देखा। तो मैंने जो कहा था बारूद हार गया जज्बे से, तो यहाँ क्या इस स्टेज पे क्या स्थिति? अंतिम टिप्पणी छोटी सी। जी, पहले तो मैं आपकी टिप्पणी पर एक टिप्पणी कर दूं कि जी ये जो अगर कॉन्ट्रडिक्शन का एक तरफ बारूद एक तरफ जज्बा, मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। ईरान की साइड पर, प्रतिरोध मोर्चे की साइड पर जज्बा भी है, बारूद भी है और हमेशा से था। ये क्लैरिटी जरूरी है। दूसरी बात, जनता आपकी अभी क्या सोच रही है? जनता में एक खुशी है कि इस हद तक वो आगे बढ़े हैं। एक उनमें संतुष्टि है कि उन्हीं ने अपने ही नहीं बल्कि इंसानियत के इतने बड़े दुश्मन को, एप्स्टीन गैंग को जो है धूल चटा दी है। ये खुशी है। लेकिन वो ये भी समझ रहे हैं कि अभी ये जंग जारी है, अभी वो पूरी जीत हासिल नहीं हुई। और आज रात से 3 दिन तक रहबर शहीद सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई के, जिनकी शहादत को 40 दिन पूरे हुए, तो उनका 40वां मनाया जाएगा। आज रात से शुरू होगा ये प्रोग्राम और फिर उसके बाद जुमे तक, ये फ्राइडे तक ये चलेगा प्रोग्राम। तो अब ये सोग मनाने का सिलसिला अब शुरू हो रहा है, क्योंकि इस हद तक अब जीत हो गई है। फाइनल जीत नहीं हुई है, लेकिन इतनी हो गई है कि अब इसका मौका आ गया है कि सोग मनाया जाए। और इत्तेफाक से 40 दिन भी इसी वक्त पूरे हो रहे हैं। ये सोग मनाया जाएगा 2-3 दिन तक, और ये मुतालिबा, ये डिमांड जारी रहेगी कि आगे बढ़ो जब तक के तमाम स्ट्रेटेजिक गोल्स हासिल नहीं हो जाते, अमेरिका एक्चुअली निकल नहीं जाता यहाँ से। और फिर होगा एक तरफ इसराइल और दूसरी तरफ इस खित्ते की जनता। वो फिर अगला मुकाबला है कि जिसका बेसब्री से यहाँ की जनता को इंतजार है। चाहते हैं कि ये फेज खत्म हो ताकि उसकी नौबत आए और फिलिस्तीन की मुकम्मल आजादी का वक्त नजदीक आए। राइट सर, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आप, मुझे तो खास था कि हम अपने दर्शकों को, यहाँ भारतीय दर्शकों को बताएं कि वहां, या हमारे जो इतने 4 PM के दर्शक हैं, कि ईरान एक्चुअली अभी है क्या, हालात क्या है, और आपने उस पर प्रकाश डाला, दिया जानकारी दी। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत धन्यवाद। और फिर कभी जरूरत हो तो जरूर आपको बहुत शुक्रिया हमारे वक्त देने की, आभार आपका, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों, आप ये सुन रहे थे, ये ईरान से हमारे साथ थे सैयद आकिफ जैदी साहब, जो रिसर्चर भी हैं और इस्लामिक सोशल मूवमेंट के आप उसके लिए काम करते हैं, और वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने पूरा, और जो अभी है, जैसा मैंने बताया था शुरुआत में कि ये जो तेहरान के करीब खुम्ब जगह है, 120 किलोमीटर वहां है, और उन्होंने पूरा हाल दिखाया कि वहां ऐसा नहीं है जैसा प्रस्तुत हुआ है। ईरान एक अलग तासीर का मुल्क है, और उसमें जो कुछ हुआ उससे वो निपटने की तैयारी है, और आगे भी वो पूरी तरीके से ताकत से वहां के लोग खड़े हुए हैं अपने हुक्मरानों के साथ, और अपनी जो जज्बा है उसके साथ, उनके जो गोल हैं वो करके रहेंगे, ऐसा वो बता रहे थे। इस चर्चा में इतना ही। ये चर्चा सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए, देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।